जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन पढ़े थे और आज उसी में आगे कंटिन्यू करना है। वो जो विसरण क्रिया और परासरण लास्ट क्लास में बताए थे हम, वही कि विसरण जो होता है वहाँ वो कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है और कहाँ कहाँ परासरण के द्वारा क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है। इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आज हम लोग उत्तर शुरू करेंगे चैप्टर 2। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, उससे पहले जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होते हैं, इनमें जो भोजन होता है तो ये भोजन को किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? अपने कोशिका झिल्ली के द्वारा। अगर बात करें, ये अमीबा है, ठीक है, और ये इसका भोजन, तो इसको जब ये अमीबा है, ये अमीबा कोशिका है और कोशिका के बाहरी जंतु कोशिका है, कोशिका जंतु कोशिका के बाहरी झिल्ली जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो ये कोशिका झिल्ली है। तो जब इसको भोजन ग्रहण करना होता है अमीबा को, तो ये अपने कोशिका झिल्ली से इस प्रकार के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और वो क्या करता है? स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है, फुटपाथ का निर्माण करता है और इसी के द्वारा वो क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में जो भोज्य पदार्थों का अंतर ग्रहण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका झिल्ली के द्वारा हो रहा है। और जब भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इसमें लिखेंगे जब भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका झिल्ली द्वारा होता है तो उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस कहते हैं। डायग्राम जरूरी नहीं है, डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ इंडोसाइटोसिस याद रखना है कि कोशिका झिल्ली के सहायता से अगर भोजन को ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस कहेंगे। और ये ज़्यादातर किसमें होता है? वैसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं। अब ये इंडोसाइटोसिस में थोड़ा आगे बढ़े तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। ये जो इंडोसाइटोसिस है इसी को दो भागों में बांटा गया है। अब भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, या तो तरल अवस्था में होगा या ठोस अवस्था में होगा। तो जब भोजन को कोशिका झिल्ली, तरल भोजन को कोशिका झिल्ली द्वारा ग्रहण किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस में लिख सकते हैं कि तरल भोजन का कोशिका झिल्ली द्वारा ग्रहण। अगर तरल अवस्था में भोज्य पदार्थ है और उसको ग्रहण किसके द्वारा किया जा रहा है? कोशिका झिल्ली द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। और अगर ठोस अवस्था में भोजन है तो ठोस भोजन का कोशिका झिल्ली द्वारा ग्रहण। अगर ठोस अवस्था में भोजन है और उसका ग्रहण कोशिका झिल्ली के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो इंडोसाइटोसिस जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, पिनोसाइटोसिस और एक और क्या होगा? पिनोसाइटोसिस प्लस फैगोसाइटोसिस, ये है। तो इसको आप क्या करिए? नोट करिए। इसके बाद देखते हैं विसरण और परासरण के महत्व। नोट करिए। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है विसरण के महत्व।
हम आपको विसरण क्रिया बता चुके हैं कि जब कोई पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है, अपने आप गमन करता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया कहते हैं। और उस विसरण क्रिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखना है। तो पहला चीज है कि विसरण क्रिया जो होता है वो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। इसमें लिख सकते हैं विसरण क्रिया गैसों के विनिमय विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, एक्सचेंज, विनिमय में सहायता करता है। ठीक, जैसे हम लोग जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन जब प्रवेश करता है, ठीक है, उस दौरान वो विसरण क्रिया से रक्त में प्रवेश करता है और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आता है तो वो विसरण क्रिया द्वारा, या पौधे जो होते हैं वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर मुक्त करते हैं, तो उनके अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो भी कौन सी क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो विसरण, ये जो विसरण क्रिया होता है इसका काम होता है, यह विसरण क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जनरली जो पौधे होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं, अब दिन भर कार्य करने के बाद, क्रिया विधि के बाद जो जल, आवश्यकता से अधिक जल बच जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, उससे वाष्प के रूप में जो बचा हुआ जल है वो अब वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। और पत्तियों से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो सहायता करता है वो कौन करता है, विसरण क्रिया करता है। अगर नेक्स्ट देखें, हम इसको लिखवा देंगे हम बाद में। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होगा क्या, विसरण जो होता है, विसरण क्रिया विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है। कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, चाहे जैसे हम लोग खाना पचता है तो आंत में पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, या पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में जो खनिज लवण होता है, जल होता है, उसको अवशोषित करते हैं। तो उन सभी पदार्थों का जो अवशोषण होता है, ठीक है ना, वो भी कौन से क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। तो ये तीन महत्व जो है वो आपको किताब में दिया हुआ है। अब हम लोग वाष्पोत्सर्जन का डेफिनेशन नीचे लिख लेते हैं, तो नीचे हेडिंग डालना है वाष्पोत्सर्जन, इसको अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलने की विधि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। कह रहा है कि जो पत्ती लीफ होते हैं, अगर आप लोग प्लांट का लीफ देखें तो उस लीफ में क्या होता है, कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे आंखों से दिखाई देते हैं, तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ये रंध्र होते हैं, और इसी रंध्र के द्वारा जो पौधा में शेष बचा हुआ जल होता है वो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। जब वाष्प के रूप में वही जल बाहर निकल रहा है तो उस विधि को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है वो कौन सी क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद परासरण के महत्व देखते हैं। नेक्स्ट आता है परासरण का महत्व। परासरण क्या होता है, ये विसरण क्रिया के समान होता है। उसमें बताए थे कि
फर्क क्या है विसरण और परासरण में कि विसरण जो होता है वो बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली के होता है, जबकि परासरण में कौन भाग लेता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें लिखवाए थे कि जब विसरण क्रिया जो है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम लोग परासरण कहते हैं, या जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के सहायता से गमन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। तो परासरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, परासरण कहाँ कहाँ अपना रोल निभाता है। तो पहला पॉइंट होता है परासरण के द्वारा मूल रोम में जल अवशोषित होता है। मूल रोम में जल अवशोषित होता है। देखिए अगर प्लांट मान लीजिए ये पौधा है तो पौधा में ये जड़ होगा और जड़ में क्या होता है, छोटे छोटे धागानुमा संरचना निकले हुए होते हैं, पतले पतले धागानुमा संरचना, और ये धागानुमा संरचना होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रोम कहते हैं। तो इनका काम क्या है, ये जल को अवशोषित करते हैं और ये जो जल है जो मिट्टी के अंदर मौजूद है ये जड़ में प्रवेश करेगा मूल रोम के द्वारा, और वो कौन से क्रिया द्वारा प्रवेश करेगा, परासरण के द्वारा प्रवेश करता है। अब यहाँ पर जल एक बार मान लीजिए प्रवेश कर गया तो वो यहाँ से निकल के पौधा के अलग अलग भागों में जाएगा, तो उस समय जो उनका परिवहन हो रहा है जल का, वो परिवहन भी कौन से क्रिया द्वारा होता है, परासरण द्वारा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे यहीं से, परासरण पौधों में एकर परिवहन जल के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। जो पौधों में जल का परिवहन होता है पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में, वो भी किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रंध्र। अभी बताए थे रंध्र क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रंध्र का बड़ा स्ट्रक्चर देखें तो रंध्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। पत्तियों में अगर एक रंध्र को देखें तो ये रंध्र भी खुला हुआ है, ये बीच वाला जो छिद्र है इसको हम लोग रंध्र बोल रहे हैं। तो ये जो रंध्र है वो क्या होता है, खुलता और बंद होते रहता है। दिन में पानी जो गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर जल के हानि को रोकने के लिए रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है, और रात में रंध्र खुलता है। तो ये जो रंध्र खुलने और बंद होने का क्रिया है ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है, परासरण के द्वारा निर्भर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो परासरण रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, जो हमारा पौधों में जो रंध्र होता है उस रंध्र को खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण भी किसके द्वारा होता है, परासरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। और आखिरी पॉइंट होता है परासरण जो होता है वो भोज्य पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करता है। परासरण भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। परासरण के द्वारा क्या होता है, जो भोजन होता है पौधा में, पत्तियों में भोजन बनता है और उस पत्तियों से भोजन को पौधा के अलग अलग भाग में, तना में, जड़ में पहुंचाने का जो क्रिया होता है वो भी किसके द्वारा संपन्न होता है, परासरण के द्वारा। तो ये जो है वो परासरण के महत्व है। क्वेश्चन आता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन जब आएगा तो पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो उसमें लिखना होगा विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में पदार्थों का जो परिवहन होता है वो कौन से क्रिया द्वारा होता है, तो वो परासरण के द्वारा, चाहे जल का परिवहन हो या भोजन का परिवहन हो, तो वो किसके द्वारा हो रहा, संपन्न हो रहा है, परासरण के द्वारा संपन्न हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछेंगे, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है दीर्घ उत्तरीय जो है उसको छोड़ देना है। कुछ एक आध वो क्वेश्चन जो आपको बनने लायक वही बनाइएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं करना है। जो लघु है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। और वैसे लोग जिनको टाइम मिल रहा है जो दीर्घ उत्तरीय भी बना सकते हैं वो उसको भी क्या कर सकते हैं, बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग को चैप्टर 2 पढ़ना है, और चैप्टर 2 जो है एक बड़ा चैप्टर है, उसको 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 जो है उसमें हम लोग को उत्तक पढ़ना है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले उत्तक।
देखिए जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और कोशिका जो होता है, कोशिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवों का आधारभूत इकाई कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी जीव का जो शुरुआत हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, कोशिकाओं के द्वारा हुआ है, एक सिंगल कोशिका से हुआ है। तो यह है कोशिका। अब जब कई कोशिका जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, इस प्रकार से कोशिकाओं का एक समूह बनता है। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, इसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल किसी भी जीव का शुरुआत किससे हुआ है, एक कोशिका से हुआ है। जब यही कोशिका जो है वो विभाजित होगा, विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बनाएगा, तो उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। उत्तक जो होते हैं वो बहुत सारे उत्तक जो है वो आपस में मिल जाते हैं, तो उनके मिलने से किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। और जैसे नाक, कान, आंखें, सब के सब क्या है, अंग है। और जब कई अंग मिलेंगे तो उससे किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र मिल करके किसका निर्माण करते हैं, एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो कोशिका क्या होता है, जीवों का आधारभूत इकाई को हम लोग क्या बोले थे, कोशिका बोले थे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक जब मिलेगा तो उससे किसका निर्माण होगा, अंग। तो अंग का डेफिनेशन क्या होगा कि उत्तकों के संगठित समूह को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। अंग के समूह को हम लोग अंग तंत्र कहेंगे, और अंग तंत्र जब मिलेगा तो उससे किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो एक सिंपल चीज है जिसको हमको समझना है। तो इसका डेफिनेशन जो है वो क्या होगा उत्तक का, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह, ये कोशिकाओं का समूह ही है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति स्थान समान होता है। अगर आपसे सिंपल पूछे कि उत्तक क्या होता है तो ऐसे बता सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन अगर डिटेल में देखना है तो वो क्या होगा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, समान होता है। उत्पत्ति स्थान समान कहने का मतलब जिनका ओरिजिन एक जैसा होगा, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, ये एक ही स्थान से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो देखिए उत्तक का डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ से उत्तक होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति स्थान समान होता है तथा जो समान कार्य को करते हैं उसे उत्तक कहते हैं, इसमें दो चीज नोट करने वाला है। एक तो कह रहा है समान उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान कहने का मतलब जितने भी प्रकार के उत्तक होंगे लगभग वो सब के सब कहाँ से, एक ही प्रकार के उत्पत्ति वाले होंगे, एक ही स्थान से उत्पन्न होंगे, और सभी का कार्य, जो कोशिकाओं का जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले जो समूह है, उस समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तक कहेंगे। इसमें ध्यान रखना कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति स्थान समान होता है तथा जो समान कार्य को करते हैं, एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना है कि उत्तक का, अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, उत्तक का अध्ययन करेंगे। तो उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कोशिका का अध्ययन जो है, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तक का अध्ययन करें तो उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसको बनाना हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन, और उत्तक का जो अध्ययन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है उत्तक के प्रकार। ठीक है, अब उत्तक जो होते हैं उसको कई भागों में बांटा गया है। जनरली हम लोग जंतु और पादप उत्तक के नाम से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है उत्तक के प्रकार, और उत्तक को हम लोग मेनली दो भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो पादप उत्तक होगा, प्लांट टिश्यू,
अब ऐसे ऊतक होंगे पादप ऊतक, उनको कहेंगे जो पौधा के शरीर में, पेड़ पौधा के शरीर में मिलेगा। और ऐसे ऊतक जो जंतुओं, जैसे गाय भैंस बकरी या हम लोग जैसे जंतुओं के शरीर में जो ऊतक मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? जंतु ऊतक बोलेंगे। तो पौधा के पादप ऊतक किसको बोलेंगे? ऐसे ऊतक जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उसे पादप ऊतक कहते हैं। उसे पादप ऊतक कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में जो मिलने वाला ऊतक होता है, पेड़ पौधों में मिलने वाले ऊतक को ही हम लोग क्या कहेंगे? पादप ऊतक कहेंगे। सेकेंड जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग जंतु ऊतक। ठीक है, जंतु ऊतक भी यहीं से लिख सकते हैं या बाद में भी लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जंतु ऊतक जो होता है उसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है। एनिमल टिश्यू ये क्या होता है? तो ऐसे ऊतक जो किसके शरीर में पाए जाएंगे? जंतुओं के शरीर में। ऐसे ऊतक जो जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग के शरीर में पाए जाने वाला जो ऊतक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जंतु ऊतक बोलेंगे। अब बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है पादप ऊतक और जंतु ऊतक क्या होता है। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हेडिंग डालते देखते हैं हम लोग पादप ऊतक के बारे में। देखिए, तो पहले हम लोग पादप ऊतक पढ़ेंगे। यहाँ पर पादप ऊतक अभी बताया कि पौधों के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहेंगे? पादप ऊतक। अभी जो पादप ऊतक होता है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। मेनली पौधा जो प्लांट टिश्यू होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं विभोज्योतक। विभोज्योतक, ये जो हिंदी है वो कठिन हिंदी है, तो किताब से भी देख के लिख सकते हैं। पहला जो ऊतक होता है उसको विभोज्योतक कहते हैं। और दूसरा विभोज्योतक क्या होते हैं? ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के जीवन में जैसे हम लोग बढ़ते हैं और एक समय के बाद हमारे शरीर के अधिकांशतः कोशिकाएं हैं वो विभाजित होना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा हाइट, हम लोगों का हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन पौधों में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो पूरे जीवन भर, ठीक है, जब तक पौधा जीवित है तब तक उसके अंदर वो क्या होते रहेगा? विभाजित होते रहेगा और नए नए ऊतकों का निर्माण करते रहेगा। तो ऐसे ऊतक जो पूरे जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे? विभोज्योतक बोलेंगे। और दूसरा जो टाइप होगा वो होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक। अब ये अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? तो ये ऐसे ऊतक होंगे जिनका जो पूरे जीवन भर विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थायी ऊतक। और जिनमें विभाजन का क्रिया होता है, जो विभाजित होते रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विभोज्योतक बोलेंगे। अभी फ्लो चार्ट बना रहे हैं, बाद में इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये नोट करवा दे रहे हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। अभी जो विभोज्योतक होता है इसको पुनः, ठीक है ना, ये पौधा में कहाँ मौजूद है? जड़ में मौजूद है, तना में मौजूद है, पत्तियों में मौजूद है, या पौधा के किस भाग में पाया जाता है, इसके आधार पर जो विभोज्योतक होता है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो शीर्षस्थ होता है, नाम में ही मालूम चल रहा है शीर्ष, तो पौधा जो है उसका दो शीर्ष भाग होता है, ठीक है। एक भाग जो जमीन के ऊपर होता है और एक भाग जो जमीन के नीचे होता है। तो जमीन के जो ऊपर होता है वो तना होता है, और जमीन के जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। तो ये तना का जो शीर्ष भाग होता है और ये जो जड़ का शीर्ष भाग होता है, ये दोनों के शीर्ष भाग पर जो ऊतक पाया जाएगा विभोज्योतक। विभोज्योतक तो ये है क्योंकि ये इनकी कोशिकाएं भी लगातार विभाजित होती रहेंगी, इनकी भी लगातार विभाजित हो रहेंगी, जिनको तो विभोज्योतक बोलेंगे। लेकिन ये पौधा के शीर्ष भाग में, तना के शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा विभोज्योतक बोलेंगे? शीर्षस्थ विभोज्योतक बोलेंगे। सेकेंड जो होता है उसको बोला जाता है पार्श्व। पार्श्व विभोज्योतक। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, ठीक है ना। ये जो प्लांट का जो साइड वाला पोर्शन होता है, ये जो प्लांट का मोटाई वाला भाग होता है, तो इधर पार्श्व में बगल में जो ऊतक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्श्व विभोज्योतक बोलेंगे। और एक और होता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी, ठीक है। अंतर्वेशी क्या होता है? बीच बीच में, ठीक है ना, ये जो जहां से
नीचे वाला भाग होता है वो मोटा होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो ऊतक आपको मिलेगा वो कौन होता है, अंतर्वेशी होता है, अंतर्वेशी विभोज्योतक होता है। ये विभोज्योतक हम लोग कितने भागों में बांटे, 3 भागों में, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। ये ऐसे ऊतक है जिनकी कोशिकाएं पूरे जीवन भर क्या करते रहेंगे, विभाजित रहेंगे, और स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में हमें बताया कि ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होता है। अब ये जो अस्थायी ऊतक हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, किसके द्वारा कहने का मतलब कौन से विभोज्योतक के द्वारा हुआ है। इसके आधार पर अस्थायी ऊतक को पहले 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक अस्थायी ऊतक, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं द्वितीय अस्थायी ऊतक, द्वितीय अस्थायी ऊतक, ठीक है। तो प्राथमिक अस्थायी ऊतक और द्वितीय अस्थायी ऊतक क्या होते हैं। अब ये जो अस्थायी ऊतक हैं ये इनका निर्माण जो होता है वो इसी विभोज्योतक के द्वारा होता है। कहने का मतलब जब यही विभोज्योतक जो है वो विभाजित होना बंद कर जाएंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, अस्थायी ऊतक में। जब तक विभाजित हो रहा है तब तक उसको शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी कहेंगे, लेकिन जैसे ही इनमें विभाजन समाप्त होगा तो वो किस में बदल जाएंगे, अस्थायी में। तो इसका प्राथमिक जो होता है वो क्या होता है, ये ऐसे विभोज्योतक होते हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा होगा, शीर्षस्थ के द्वारा होता है और अंतर्वेशी के द्वारा होता है। ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण किसके द्वारा होगा, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी के द्वारा होता है उसको प्राथमिक बोलेंगे। और ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका पार्श्व विभोज्योतक के द्वारा निर्माण होता है ऐसे अस्थायी ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय अस्थायी ऊतक बोलेंगे। इसके बाद भी ये जो अस्थायी ऊतक होते हैं इनको पुनः कई भागों में बांटा गया है, वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अस्थायी ऊतक जो होता है इसको हम लोग कोशिकाओं के संख्या के आधार पर कई भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सरल अस्थायी ऊतक, सरल, इसको लिखना है, उसको पीछे वाला को नहीं लिखना है, सरल अस्थायी ऊतक। और दूसरा जो जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक क्या होगा, ऐसे ऊतक होंगे जिनका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होगा, ठीक है ना। अगर बात करें तो गोलाकार, तो सभी कोशिकाएं जो होंगे वो गोलाकार होंगे, ठीक है। अगर मान लें बहुभुजी तो इस प्रकार के सभी जो कोशिकाएं होंगे वो इसी प्रकार के कोशिकाएं होंगे। कह सकते हैं कि जिनका ऐसे कोशिका ऊतक जिनका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल अस्थायी ऊतक कहेंगे। और जिनका निर्माण जो है एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा, ये दोनों को अगर एक में मिला दें, ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार के अगर कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है, कोशिकाओं का कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने हुए जो ऊतक होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल बोलेंगे। अब ये जो सरल होते हैं इनको भी कई भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, ठीक है। इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तभी। तो ध्यान रखना, मृदु ऊतक जो होते हैं वो पौधा का जो मुलायम भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है। दूसरा जो होगा वो स्थूल कोण ऊतक होगा, स्थूल कोण ऊतक। ये स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं वो पौधा को लचीलापन, मजबूती प्रदान करते हैं। और तीसरा जो होता है वो दृढ़ ऊतक होता है। ये जो दृढ़ ऊतक है ये कहने का मतलब होता है, जैसे देखे होंगे आप लोग, जो मूंगफली होता है उसका बाहरी जो कवरिंग होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, नारियल जो होता है उसका बाहरी कवरिंग काफ़ी मजबूत होता है, तो वो सब किसके बने होते हैं, दृढ़ ऊतक के बने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं जटिल के। तो जटिल जो होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो होता है वो पौधा में जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है, फ्लोएम जो होता है ये पौधा में भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, इन सभी का निर्माण जो है वो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल अस्थायी ऊतक बोलेंगे। और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इनका निर्माण कई प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल अस्थायी ऊतक। देखेंगे तो जाइलम का जो निर्माण होता है वो 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। पहला होता है वाहिकाएं, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा होता है वाहिनिकाएं,
थर्ड होता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। और नेक्स्ट होता है जाइलम मृदु उत्तक, जाइलम मृदु उत्तक। इसी प्रकार से फ्लोएम जो होता है उसका निर्माण भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। उसमें होता है चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु उत्तक। तो यह है पादप उत्तक। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देना, ध्यान समझना। पादप उत्तक पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को हम लोग पादप उत्तक कहेंगे। पादप उत्तक को मेनली 2 भाग में बांटा गया है, विभोजी उत्तक और अस्थायी उत्तक। ऐसे पादप उत्तक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती हैं उनको हम लोग विभोजोतक बोलते हैं। और ऐसे पादप उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन क्रिया नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थायी उत्तक बोलेंगे। विभोजोतक पौधा के कहाँ मौजूद होता है, इसके आधार पर विभोजोतक को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ, सेकंड होता है पार्श्व और थर्ड होता है अंतर्वेशी। पौधा के जो शीर्ष भाग में पाया जाएगा उसको शीर्षस्थ बोलेंगे, पौधा के जो पार्श्व भाग में बगल में पाया जाएगा उसको पार्श्व बोलेंगे, और 2 अस्थायी उत्तक के बीच में जो पाया जाएगा, या कह सकते हैं कि पत्तियों के जो आधार होता है वहां पर जो उत्तक मिलता है उसको हम लोग अंतर्वेशी कहते हैं। अस्थायी उत्तक जो होता है ये ऐसे उत्तक है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, और इनको हम लोग पहले 2 भागों में बांटे थे, प्राथमिक और द्वितीय, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो है इसको पढ़िए। तो अस्थायी उत्तक जो होता है उसको 2 भाग में बांटते हैं, सरल और जटिल। सरल का निर्माण जो होता है वो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है, जबकि जटिल जो होते हैं वो कई अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। सरल जो होता है इसको 3 भागों में बांटते हैं, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। आगे इसको भी कई भागों में बांटेंगे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में समझ लीजिए कि सरल जो होता है इसको 3 भागों में, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। फिर जटिल जो होता है उसको 2 भागों में बांटे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जो निर्माण होता है 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक। ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम का निर्माण जो होता है वो भी 4 अलग अलग प्रकार के द्वारा होता है, चालनी नलिका, सह कोशिका और कौन कौन होगा, फ्लोएम मृदु उत्तक और फ्लोएम तंतु। तो यहाँ पर ये इसको आप फ्लो चार्ट वहां पर बना लीजिए और बारी बारी से इनके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ तक जो फ्लोएम है, फ्लोएम में जो चारों पार्ट पढ़ लेंगे उसके बाद वहां तक पढ़ने के बाद आपका ये जो चैप्टर वो आधा समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग जंतु उत्तक पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए समय समाप्त हो गया है।